हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका या सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेल क्या होती है? सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई ईंट की दीवार है, तो ईंट की दीवार किसकी बनी होती है? एक ईंट से बनी होती है। तो विभिन्न ईंटों से मिलकर क्या बनती है? पूरी दीवार। वैसे ही अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम कोशिका के। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक डेड सेल थी, मतलब मृत कोशिका थी, उसकी खोज की थी। जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और किस पे की थी? ये एक प्रकार का क्या था? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया और एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। अब आगे देखते हैं। अब कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। ठीक है। अब आगे देखते हैं इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है A.K. शर्मा को, क्योंकि इन्होंने कोशिका के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सारे जीव जो होते हैं कोशिका से बने होते हैं। कोई भी जीव हो बिना कोशिका के नहीं बन सकता, इसलिए सारे जीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। यही क्या है? कोशिका सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था स्लेडन और स्वान ने। स्लेडन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे जीव कोशिका से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? वायरस। जो वायरस होता है सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होता है। जब वायरस शरीर से बाहर रहता है तो क्या करता है? निर्जीव की तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और जब शरीर में प्रवेश करता है तो सजीव या लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसलिए यहाँ पे अपवाद है और इसको सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में जो मेन अंतर है वो है, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये इनका मेन डिफरेंस है। यूकैरियोटिक वे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा एक न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं जैसे प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है। अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो केवल क्या होते हैं? एक कोशिका जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया क्या है? प्रोकैरियोटिक। अब आपसे पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स क्या है, तो प्लांट्स यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? तो प्लांट्स तो क्या है? यूकैरियोटिक। वो प्रोकैरियोटिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, केवल बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। इसको ध्यान में रखना। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या होती है? सेल वाल, कोशिका भित्ति है। प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सेल वाल। और ह्यूमन और एनिमल्स जो और ह्यूमन में कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? वो होती है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी
यहाँ से बन सकता है एक कि ह्यूमंस में कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो ह्यूमंस जो होते हैं या कोई भी एनिमल्स हो तो उसमें कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अगर हम यहाँ पे देखेंगे, माना ये एक कोशिका है, तो कोशिका की जो ये बाहरी परत है इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल। और ये किस में पाई जाती है, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में। ठीक है। अब इसकी जो अंदर की दूसरी परत है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया और आर्किया में या एक कोशिकीय जीवों में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल यह पादप, जीवाणु और कवकों की सबसे बाहरी परत होती है और मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अभी मैंने बताया आपको मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्लांट्स में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और फंगस में जो कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। और बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनी होती है ये किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसका जो कार्य होता है सेल वॉल का क्या होता है। तो इसका कार्य होता है जो लाइट्स, रोशनी या लाइट्स होती है या उच्च ताप या निम्न ताप से कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों देखो, जैसे पेड़ पौधे ये खुले वातावरण में रहते हैं तो इनमें टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ेगा और ये दिन भर सूरज के मतलब सनलाइट के नीचे रहते हैं तो इसलिए इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, इनसे प्रदान करता है सेल वॉल। इसलिए ये सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है और ह्यूमन और एनिमल्स में नहीं होती है। और कोशिका भित्ति की प्रकृति क्या होती है, ये पारगम्य होती है, परमेबल होती है। ठीक है दोस्तों, परमेबल। अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन लचीली होती है, ये क्या होती है, लचीली और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपको कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन होता है वो क्या करता है, एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगला पॉइंट देखते हैं, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है, अर्धपारगम्य सेमी परमेबल। और जो सेल वॉल की जो प्रकृति थी वो क्या होती थी, परमेबल, पारगम्य। अब इसका जो कार्य होता है कोशिका झिल्ली का, इसका जो कार्य होता है यह एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक भोजन तत्वों का संचार करती है। कैसे करती है, जैसे मानो ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर जो पोषक पदार्थ है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे अंदर ये संचार करती है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य द्रव वाला भाग होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है या कोशिका का क्या होता है, द्रव वाला भाग होता है। यह किससे बना होता है, नमक तथा जल से।
कोशिका द्रव्य किसका बना होता है? नमक तथा जल से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कोशिका द्रव्य किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? जल तथा नमक से। कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? हमारा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और यह नमक और जल से बना होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है? जल या पानी की होती है। और यह जो पानी ये क्या करता है? यह कोशिका को नमी प्रदान करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है, और कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करता है। और जो कोशिका द्रव्य होता है ये अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य ही होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है? 2 ATP ऊर्जा बनती है। अगला देखते हैं हम क्रोमोसोम। तो दोस्तों क्रोमोसोम क्या होती है? आपने किसी कोशिका के अंदर, माना ये कोई कोशिका है, ये धागे नुमा संरचना देखी होगी। तो ये जो धागे नुमा संरचना है ये क्या कहलाती है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब धागे नुमा संरचना के ऊपर कुछ ऐसे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डॉट्स क्या होते हैं? ये डॉट्स होते हैं DNA। ये डॉट्स क्या कहलाते हैं? DNA। अब देखते हैं जो गुणसूत्र और क्रोमोसोम होते हैं ये किसके बने होते हैं? DNA और हिस्टोन के। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? DNA तथा हिस्टोन के। अब गुणसूत्र में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वो जो सूचना एकत्रित होती है वे माता पिता से DNA अणु के रूप में अगली संतति में प्रवेश करती है या जाती है। और यह गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है, गुणसूत्र की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? जीन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? जीन। और जीन जो नाम दिया था ये किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखते हैं हम राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में दोनों में पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम कोशिका के अंदर स्थित होता है ये एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसकी ऊपरी सतह पर स्थित होता है। ये हमारा क्या है? ये राइबोसोम है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इसकी ऊपरी सतह पर ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इसकी खोज किसने की? तो राइबोसोम की जो खोज की है वो की है किसने? जॉर्ज एमिल पार्ले ने। कब की थी? 1955 में। तो जब उन्होंने इसकी खोज की थी तो उस समय इसका नाम था प्लाड कार्पुसल्स। राइबोसोम का जो पहले नाम था, जब जॉर्ज एमिल पार्ले द्वारा इसकी खोज की गई थी तो इसका पहले नाम था प्लाड कार्पुसल्स। तो राइबोसोम शब्द, अब राइबोसोम शब्द किसने दिया? ये दिया था वैज्ञानिक रिचर्ड बी डावर्स ने। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। तो जो पहले खोज की थी वो किसने की थी? जॉर्ज एमिल पार्ले ने। तो उस समय इसका नाम क्या था? प्लाड कार्पुसल्स। और बाद में जो राइबोसोम शब्द दिया था वो किसने दिया था? वैज्ञानिक रिचर्ड बी डावर्स ने। अब देखते हैं राइबोसोम प्रोटीन बायोसिंथेसिस के कार्यस्थल है। मतलब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, जहां मैसेंजर RNA को प्रोटीन ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो मैसेंजर RNA होती है इसको क्या होती है? प्रोटीन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका अंग। अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है तो वो क्या है? राइबोसोम। ये क्वेश्चन भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है कि कोशिका की सबसे छोटा अंग कौन सा है? वो क्या है? वो क्या है? राइबोसोम।
और इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखिए दोस्तों, जो ये राइबोसोम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S। अब यहाँ पे जो ये S है इसका मतलब क्या है? इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर इन दोनों में है 70S जो होता है ये आकार में क्या होता है? छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में ही पाया जाता है। और जो 80S वाला राइबोसोम होता है ये आकार में 70S वाले से बड़ा होता है और केवल यूकैरियोटिक जीवधारियों में ही पाया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा तो ये कहाँ पाया जाता है राइबोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर। इसके अलावा यह क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? ये पौधों में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ लिपिड की उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता प्रदान करता है। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन संश्लेषण में तो अपना साथ देता ही देता है तथा लिपिड की जो उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम करता ही करता है तथा लिपिड की जो उपापचयी क्रिया होता है उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो ये देखा हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब यूकैरियोटिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।